आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? कैसी लगी कल की पढ़ाई? कल आई होप कि आपने अच्छे से लेक्चर को एंजॉय किया होगा और मैंने ढंग से वेक्टर क्या है ये आपको फील करवाने का कोशिश किया। मैं बता रहा हूं ना कि बाकी लोग ये वेक्टर्स पढ़ाते हैं, लेकिन वो जस्ट आपको क्या करेंगे कि वेक्टर ये है डेफिनेशन, लेकिन यहां आप मेरे साथ अगर जुड़ोगे तो मैं आपको फील करवाऊंगा कि रियल में व्हाई वी नीड दीज थिंग्स, किसी चीज की जरूरत क्यों होती है। तो आप अच्छे से बस पढ़ते जाओ। फिलहाल आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो HC वर्मा हो, NCERT हो या एनीथिंग, आप उससे भी साइड बाय साइड रीडिंग करते जाओ। अदरवाइज मैं इतना एक्सटेंसिव आपको पढ़ाऊंगा कि यू डोंट नीड एनी रेफरेंस बुक। आपको किसी रेफरेंस बुक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल क्लास के किसी भी लेक्चर को शुरू होने से पहले, कोई टॉपिक होने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज को एक बार बुक से भी पढ़ें। तो जैसे कि मान लो मैं भी वेक्टर पढ़ा रहा हूं, तो जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है आप उससे साइड बाय साइड पढ़ते जाइए, ठीक है ना। और कोई अगर हिंदी मीडियम से आया हुआ है, एकदम तकलीफ नहीं है दोस्त, हिंदी मीडियम वाले को डरना नहीं चाहिए। आप बस देखो ना, धीरे धीरे अडेप्ट कर जाओगे। मैं हर चीज को बोलता हूं, आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो, कोई स्टेटमेंट, कोई लैंग्वेज समझने में दिक्कत है तो बताना। जैसे कि एक जो मेरे को प्रॉब्लम आज एक ने पूछा कि सर वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन कीजिए। बच्चे, जो मैं कल बार बार यूज कर रहा था वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, वो इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स उस मैथमेटिक्स को कहते हैं जो वेक्टर्स फॉलो करते हैं। और बच्चे, ये चैप्टर आखिर उसी को तो सीखने के लिए बनाया गया है। इस चैप्टर में जो तुम सीखोगे कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसी चीज को तो हम लोग सीखेंगे और उसी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। ओके, चलो। हाँ, दूसरी बात, लाइक करने में तुम लोग कंजूसी करते हो। भाई, लाइक का बटन दबाना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक करने से हमें एनर्जी मिलती है। भाई, जब भी आप वीडियो देखो, आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइक करो ना। क्या लगता है, एक बटन, लाइक का बटन दबाने में कोई मेहनत थोड़ी पड़ती है यार। क्लियर है? तो तुम बच्चे हो, जोश में हो और तुम्हें ये सब लाइक बटन दबाना चाहिए ताकि मेरा भी जोश बढ़ता रहे। क्लियर है बच्चों? चलो, तो हम लोग आगे की बात करेंगे। अब देखो, उसने लिखा, पूछा मेरे से, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, वेक्टोरियल मतलब वो मैथ जो वेक्टर फॉलो करता है। तो ऐसे आपको कोई डाउट हो तो आपको जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर है ना? तो इन चीजों को ठीक है। कल थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेट आया था, नेट का प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो एकदम उसको भी स्क्रीन कर लिया गया है। अच्छा, दूसरी बात, वीडियो को एज अर्ली एज पॉसिबल आप देख लिया करो, क्योंकि आप जितना जल्दी वीडियो देख लोगे तो तुम डाउट पूछ लोगे, तो वो तुम्हारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में ही आ जाएंगे। क्लियर है ना? और जितना तुम लेट करोगे फिर तुम पीछे रह जाओगे। तो जैसे कि कुछ लोग मैथमेटिकल टूल में पीछे पीछे रह गए थे, तो कम से कम वो जो पीछे हैं वो भी, उनको भी बोलो, अगर तुम्हारे फ्रेंड है तो उनको बोलो यहां से वो ज्वाइन कर ले, अपना मैथमेटिकल टूल भी साइड बाय साइड देखते रहे। क्लियर है ना? यहां से अपने आप को क्या रखें, अपडेट। समझ गए? तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉपी कलम निकालो, बुक्स, और बुक्स नहीं, नोटबुक निकालो और नोट्स साथ साथ बनाते जाना, ठीक है ना। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, वीडियो की लाइब्रेरी नहीं बनानी है। वीडियोस तो आपके पास रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावे आप रिटन वर्क करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी और ज्यादा दिन तक याद भी रहेगी। क्लियर है बच्चे? तो चलो, तो हम लोग लास्ट कल क्या क्या पढ़े, तो एक बार हम लोग उसको रिकैप कर लेते हैं बच्चों। कल हमने पढ़ा था वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और क्या है, डायरेक्शन, और साथ ही साथ वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को यानी ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उसका पालन करता है। कौन? वेक्टर पालन करता है, वेक्टर। क्लियर है? अब चलो, अब आगे बात करते हैं। तो अब देखो, मैंने क्या बताया था, वेक्टर को रिप्रेजेंट यानी वेक्टर को दर्शाने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका। आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड में कहीं भी दिक्कत हो
तो आप वो भी मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगर आपको लगे कि ये वर्ड का क्या मीनिंग हुआ, पूछो मेरे को। तो लेकिन अपने को पढ़ना है दोस्त, सिंसियर हो जाओ। कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुलेगा तो पढ़ाई करेंगे। जो उस भरोसे में रहेंगे बच्चे, उनका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। आप ना लॉकडाउन कब खुलेगा, कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे, उसकी चिंता जो बैठ के कर रहे हैं ना कुछ लोग कि नहीं उसी समय से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो भाई पीछे रह जाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि सिंसियर हो जाओ। खुलेगा तो अच्छी बात है, तो खुलेगा तो भी ठीक है। तो मेरे पास ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। दोनों ऑप्शन तुम लोग को मैं दूंगा कि जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़ता रहेगा, जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन आके पढ़ेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे ओपन है। क्लियर? तो चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों वेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? वेक्टर्स की। तो उसमें हम लोग उसके को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंबॉलिकली बताए थे आपको कि अगर कोई वेक्टर ए है तो यू जस्ट नीड टू पुट एन एरो। आपको एक एरो पुट कर देना चाहिए एक सिंबल के ऊपर, तो इससे पता चल जाएगा कि वो क्या है, आपका वेक्टर है। वो क्या है? आपका वेक्टर है। सिंपल है। तो अब ये एरो ये इसको बता रहा वेक्टर। अगर आपको इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको क्या कर देना चाहिए? आप एक मॉड डाल दो। याद है मॉड? ये मॉड डाल देने से कोई भी नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगी। तो यही मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव उसके डायरेक्शन को दिखाता है। क्लियर? चलो तो उससे अब आगे बढ़ते हैं। ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और कभी भी नेक्स्ट क्लास देखने से पहले एक बार पिछले क्लास का रिवीजन करके आया करो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। एक बात और देखते हैं। अगर मान लो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को अगर कंपेयर करना है, कि कंपेयर मतलब तुलना करना है, ज्यादा है कम है, तो ये कंपैरिजन कैसे होगा? अभी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। मान लो एक कार की वेलोसिटी पहले थी -6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब माइनस का मतलब तो तुम समझ ही रहे हो ना भाई। और फिर उसकी वेलोसिटी हो गई -4 मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे बोले कि कार की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ, कार की जो वेलोसिटी है, सॉरी ऐसे एरो नहीं, आपको आंसर करना है। ये कार की जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब बढ़ रही है कि घट रही है। ये मान लो इनिशियल बोल देते हैं और इसको फाइनल बोल देते हैं, है ना। इनिशियल वेलोसिटी -6 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बोलना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखो, अगर तुम नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओगे, जो तुम मैथ्स तुम सीखे हो, जो गणित तुमने पहले सीखा है, तो उसके हिसाब से बच्चे अगर माइनस आगे लगा हुआ रहता है तो तुमको ये बताया गया होगा कि -4 बड़ा होता है, -6 छोटा होता है। तुमको यही बताया गया। दैट इज ट्रू ऑल्सो कि अगर आपका कोई अंक के आगे माइनस लगा रहता है तो जितना ये न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना ये सांख्यिक वैल्यू ज्यादा होगा तो हम लोग बोलते हैं कि वो ज्यादा है। लेकिन आपको यहां थोड़ा केयरफुल होना है। जब बढ़ने घटने की बात की जाएगी, सुनो, जब भी वेक्टर क्वांटिटी के बढ़ने या घटने की बात की जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाएगी, तो ये बात किसको लेके होगी? ये बात उसके मैग्नीट्यूड को लेके होगी। तो बात सोचो कि अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए तुम मॉड डालोगे भाई, तो मॉड डालोगे तो ये माइनस हो जाएगा, गायब। तो अब देखो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे? तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम खुद देखो, इनिशियल 6, प्रारंभिक 6 और फाइनल, यानी फाइनल कितना है? 4। तो इनिशियल पहले और फाइनल बाद में। तो देखो ये माइनस हटने के बाद रियल मैग्नीट्यूड्स तो ये है। तो आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये बढ़ रही है या घट रही है। यू कैन सी दिस इज डिक्रीजिंग। 6 से क्या हो गया? 4।
है ना। और मैथ अपना नॉर्मल अलजेब्रा क्या बोलता है कि ये बड़ा है ये छोटा है ना। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए, उसके परिमाण को तुलना करने के लिए आपको मॉड लगा के देखना चाहिए। तो यहां मेरा आंसर क्या होगा बच्चे, इंक्रीज, सॉरी, यहां हमारा आंसर होगा बच्चे डिक्रीजिंग, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इससे, इस एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाया कि वेलोसिटी या कोई वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने से पहले उसका जरूर मॉड ले लें और तब देखें कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो 6 से 4 ये क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने को अब देखना है। तो देखो कैसे देखेंगे। व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या कहो इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ या डायग्राम, है ना, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कहेंगे। जैसे मान लो कि अगर किसी वेक्टर को शो करना है, दिखाना है, तो कैसे दिखाएं। तो सिंबल जैसे वेक्टर ए कर दिया, लेकिन तुमको भी पता है ए नाम की कोई चीज तो फिजिक्स में है नहीं। फिजिक्स में क्या है, फोर्स, फिजिक्स में क्या है, वेलोसिटी। तो इनको असली वेक्टर्स तो ये है। तो अब खुद सोचो कि कैसे शो करोगे। जैसे देखो, मान लो कि तुम तुरंत समझ में तुम्हें आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये एक आपका ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक, ये एक आपका ब्लॉक है। ब्लॉक समझते हो ना, किसी भी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। तो ये आपका एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है। अभी क्या है, अपने को इसके ऊपर फोर्स लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, फोर्स लगाना है, इसके ऊपर फोर्स लगाना है। तो सोचो फोर्स कैसे लगाएंगे। तो अगर मान लो इसको हम लोग इधर खींच रहे हैं, इधर पुल कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर पुल कर रहे हैं, तो पुल कर रहे हैं, फ्रंट में हम लोग इसको पुल कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि भाई इसको हम लोग फ्रंट में पुल कर रहे हैं। तो सोचो, दिमाग लगाओ। तो भाई कुछ करना नहीं है आपको जस्ट क्या कर देना है, एक एरो ड्रॉ कर देना है। देखो क्या हुआ, तुमने एक एरो ड्रॉ कर दिया। अब ये एरो जो है, दिस एक्सप्लेन कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये एरो का जो डायरेक्शन, ये सचमुच जैसे पहले जो मैंने बोला था, ए के ऊपर ये कैप, ये ए के ऊपर जो ये एरो है, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये वेक्टर इधर है। लेकिन अब अगर ऐसे एरो बना तो ये एरो अगर मान लो फोर्स वेक्टर को दिखा रहा है तो सचमुच में फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर। अगर मान, तो इस फोर्स का नाम मान लेते हैं F1। हो सकता है एक आदमी इसको आगे खींच रहा हो और एक आदमी इसको इस एंगल पे खींच रहा हो। थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चे, सीधा कर देते हैं इसको। क्लियर। अब ये अगर इस एंगल पे इसको खींच रहा है तो ये एंगल कितना बन गया, मान लो 30 डिग्री। तो यहां से मैंने दिखा दिया कि फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका नाम रख दो F2। इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं। मान लो कोई पीछे से खींच रहा है तो एक एरो पीछे भी दिखा देंगे। अब फिर इसके इस एरो के डायरेक्शन को लेके तुम ये मत लो सर इधर लगा, तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसके एरो का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस एरो का मतलब है, ये एरो बोल रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि हम लोग कह सकते हैं ए वेक्टर इज shown by an arrow। एक वेक्टर को हम लोग किससे दिखा सकते हैं, एक एरो से दिखा सकते हैं। shown by an arrow, shown by an arrow। एक वेक्टर को किससे दिखा सकते हैं बच्चों, एरो से दिखा सकते हैं।
अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं। मान लो कि F1 है आपका 10 न्यूटन, इसकी मैग्नीट्यूड, और F2 की जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो 15 न्यूटन है। तो देखो मैं क्या करूंगा, और तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम तुरंत कह रहे होगे कि सर आपने इसको जिसको 15 न्यूटन दिया उसकी तो आपने लंबाई बढ़ा दी, उसकी हमने क्या की, लेंथ बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा बच्चे कि सर ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एरो की लेंथ है वो वेक्टर के डायरेक्शन को दिखा रही है, सॉरी मैग्नीट्यूड को दिखा रही है। तो एक इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सो देखो, अगर मान लो एक एरो हमने ड्रॉ किया, अब हम लोग पूरा फुल परिचय पे आ जाते हैं। मान लो वेक्टर ए को हमने इस एरो से दिखाया, तो एरो का जो ये पोर्शन कहलाएगा टेल। क्या कहलाएगा बच्चों, टेल, पूंछ। और ये क्या कहलाएगा, हेड। ये कहलाएगा इसका हेड, ये टेल और ये हेड। और ये इसकी बॉडी कहलाती है, या स्टेम कहलाता है, या शाफ्ट कहलाता है, कुछ भी बोल सकते हो। और जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो टेल से हेड की ओर। इस एरो को देखो तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये किधर जा रहा है। जैसे ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है। और ये जो इसकी बॉडी है, दिस इज बॉडी, ये बॉडी का लेंथ ऑफ बॉडी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो जो इस बॉडी की जो लेंथ है, ये जो बॉडी की लेंथ है, ये लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो तुमने एक वेक्टर ए ऐसा बनाया, बी ऐसा बनाया, तो पहले ये बताओ इन दोनों का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? तो बच्चों इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि दोनों पैरेलल ही है। यहां से इसको भी हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ की ओर जा रहा है, ये भी नॉर्थ की ओर जा रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ए और बी। लेकिन तुम ये बोल सकते हो कि ए का मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब मैग्नीट्यूड दिखाना है तो मॉड में डाल दिया। क्यों ज्यादा भाई? तो इसकी लेंथ ज्यादा है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे वेक्टर जो है एक एरो से शो किया जाएगा। वेक्टर के लेंथ का जो है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, और वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी टेल टू हेड। मैं इसको लिख भी देता हूं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो होगा वो फ्रॉम टेल टू इट्स हेड, टेल से हेड की ओर। क्लियर? और देखो एक एग्जांपल भी दिखाया मैंने कि कैसे यहां पे आपको एरो बना के दिखाया जा रहा है कि एक बॉडी है, उस पे ये फोर्सेस लग रही हैं, जिधर फोर्स लग रही है उधर आप एरो बना दो कि भैया पता चल रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है। कम फोर्स लग रहा है तो छोटा एरो बनाओ, ज्यादा फोर्स लग रहा है तो लंबा एरो बनाओ। तुम एग्जैक्ट, फिर तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि सर सचमुच क्या एरो की लेंथ से हम मैग्नीट्यूड तक पहुंच सकते हैं? तो जवाब है नो। ये जो लेंथ वाली बात है ना, कुछ लोग इसको सचमुच भी मान लेते हैं। लेंथ वाली बात से सिर्फ ये पता चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इससे तुम एग्जैक्ट कहोगे कि सर ये इसका कितना होगा, इसका इतना लेंथ मेजर करें क्या? नहीं, कभी नहीं। लेंथ सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये छोटा है ये बड़ा है, उसमें ज्यादा अपने को जाना नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये ग्राफिकल, इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। किसी भी वेक्टर को इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। ओके, चलो लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहां पे कुछ चीजों को और सीखते हैं, है ना। अभी हमने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो।
अब देखो मैं क्या लिखने वाला, इफ ए वेक्टर, ये जो पॉइंट है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग बात जो भी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए वेक्टर is shifted, if a vector is shifted parallel to itself, then the vector remains the same original vector। अब देखो बच्चों, दोस्तों देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पे लिखा इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ देन द वेक्टर रिमेन्स द सेम ओरिजिनल वेक्टर। क्लियर कहने का मतलब क्या है, सो देखते जाना तो मैं क्या लिख रहा हूं। मैं मान लो कि एक वेक्टर ए यहां पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया हमने, ए टेल हेड। अब तुम्हारी इच्छा है कि नहीं सर मैं इस वेक्टर को इस स्पेस में यहां नहीं बना के मैं यहां बना दूं, आप कर सकते हो। आपको बस ध्यान रखना होगा कोई वेक्टर की दो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आए और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आए। मतलब ए को आप चाहो, इस ए को आप यहां भी लिख सकते हो, इस ए को चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो, इस ए को चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो। तो ये देखो ये सारे सेम ही वेक्टर हो गए, ये वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, बस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया जहां मर्जी हो। तो हम लोग जब वेक्टर्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग आराम से शिफ्ट करेंगे। जैसे अब देखो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूं। अब मान लो ये ब्लॉक है, क्लियर, ब्लॉक तो समझते हो भाई। इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, ऐसे एक फोर्स ऐसे लग रहा है। किसी ने कहा कि फोर्स इधर लग रहा है, तो तुम देखो तुम ऐसे भी इस फोर्स को शो कर सकते हो, टेल यहां हेड यहां, तो पता लग रहा है कि फोर्स आगे लग रहा है। अगर किसी ने इसी चीज को ऐसे दर्शाया जो मैं नीचे बना रहा हूं, अगर किसी ने इसी चीज को ऐसे दिखाया और तुमसे कोई पूछेगा ये दोनों डायग्राम सेम है तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, तो तुम कहोगे ऑफ कोर्स सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेंथ वही है ऑलमोस्ट। अब तुम बैठ के मेजर मत करने लगना कि सर आपने थोड़ा लंबा बना दिया, तो लो भाई मैंने एकदम एग्जैक्ट वही कर दिया, तो ठीक है। दूसरी बात है डायरेक्ट, देखो ये भी आगे ही जा रहा है, फॉरवर्ड ही जा रहा है, एंड ये भी फॉरवर्ड ही जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन भी तो सेम है भाई। बस ये मत सोचो कि यहां टेल से दिखा, तो इसी को हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया। तो इससे ये फायदा है कि हम लोग जब प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, वेक्टर्स को यूज करेंगे, तो वो आपकी मर्जी होगी कि आप चाहें तो इसको जैसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन माइंड यू आप पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं। आप ये नहीं कि कभी इसको ऐसे घुमा के रख दो, कभी ऐसे घुमा के रख दो। तो ये चीज यहां पे अपने को अच्छे से सीख लेना है। क्लियर है बच्चे? तो किसी वेक्टर को अगर उसके पैरेलल, तो वही देखो, अब देखो जो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड, वेक्टर को हटाया गया, शिफ्ट किया गया, पैरेलल टू इटसेल्फ, अपने पैरेलल, तो जो वेक्टर है वो रिमेन्स द ओरिजिनल वेक्टर, वो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर के जैसा ही रहेगा। समझ गए बात को? चलो तो इसको नोट डाउन करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, ओके? चलो ठीक है। अब यहां पे बच्चों लिख लिया आपने। अब एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं, उसको भी सुनो।
एक पॉइंट अभी हम लोग और देखेंगे। अब ये पॉइंट क्या है, देखो अगर किसी वेक्टर को अगर आप 360 डिग्री एंगल से रोटेट कर दोगे तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखो अगर ये वेक्टर ए है तो इसको अगर आपने 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, टेल के बाद रोटेट मतलब घुमा देना, इसको आपने ऐसे घुमा दिया तो कोई पूछेगा क्या ये वेक्टर सेम है, तो तुम कहोगे सर लेंथ तो सेम है बट ये a है और ये मान लो a1 है, ये a2 है, a1 इज नॉट इक्वल टू a2, ये नॉट इक्वल का साइन हो गया। क्यों बच्चे? क्योंकि इसका वेक्टर में दो कैरेक्टर है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो बच्चों ये दोनों वेक्टर जो है आपका, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है क्योंकि लेंथ वही है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। ये आपका दिस साइड और ये 30 डिग्री एंगल हमने इसको रोटेट कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं A1 इज नॉट इक्वल टू A2 बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। क्लियर है? लेकिन अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। मान लो कि अगर हमने ये कहा कि दिस इज A1 और इसको 360 डिग्री एंगल घुमा दो, बताओ क्या होगा। तो 360 डिग्री एंगल अगर तुमने घुमा दिया तो व्हाट यू विल गेट, आपको A2 भी तो यही मिल गया भाई, यहां डबल एरो कर दो और A2 लिख दो। मतलब A1 पहले था और इसको घुमा के हमने एक नया वेक्टर बनाया A2, लेकिन घुमा के अगर तुमने 360 डिग्री किया तो आपको क्या कोई अलग वेक्टर मिला? अब तो देखो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो A1 इक्वल्स टू क्या हो गया, A2। अच्छा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा वेक्टर को अगर हम लोग किसी वेक्टर को अगर हम लोग 180 से घुमावे तो क्या हो, तो 180 से घुमाओगे तो देखो ये मिलेगा दूसरा वेक्टर। 180 से घुमाया आपने तो आपको एक वेक्टर मिला A2, A1 को आपने घुमाया तो मिला A2। तो अब बताओ क्या A1 A2 इक्वल है? तो आंसर होगा नो, A1 इज नॉट इक्वल टू A2। देखो इन तीनों केस में A1 A2 का मैग्नीट्यूड पे कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड तीनों केस में सेम है, लेकिन डायरेक्शन में फर्क आ रहा है। यहां डायरेक्शन डिफर हो गया, यहां भी डायरेक्शन डिफर हो गया, यहां डायरेक्शन हो गया सेम। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं स्टार मार्क करके, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय 360 degree, then we will get the same vector. So if a vector is rotated by 360 degree, then we will get the same vector. अगर कोई वेक्टर 360 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है तो हम लोग को वो सेम वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं, यहां पे हम लोग एक चीज ये तो लिख ही सकते हैं कि A1 इज नॉट इक्वल टू A2, लेकिन हम लोग ये भी लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू माइनस A2। अगर तुमको बराबर का साइन लिखना ही है तो तुम यहां माइनस लगा दो। क्यों? तो सुनो, A1 के ठीक अपोजिट A2 है, तो ये माइनस साइन ये बताएगा कि A1 और A2 वेक्टर ठीक अपोजिट है। तो जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले तुमको A1 इक्वल्स टू माइनस A2, तो तुम समझ जाओगे कि A1 का मैग्नीट्यूड और A2 का मैग्नीट्यूड सेम है, बट A1 एंड A2 will be in opposite direction, opposite direction। आई बात समझ में? तो देख लो, तो इस तरीके से हम लोग कुछ कुछ पॉइंट यहां पे और एक्स्ट्रा सीखे कि किसी वेक्टर को राउंड कर देने से क्या होता है। ठीक है ना? तो ये चीज आप लिख लो
कि अगर आप 360 से घुमाओगे देयर विल नॉट बी एनी चेंज, कुछ किसी और एंगल से घुमाओगे चेंज आएगा डायरेक्शन में, अगर 180 से घुमाओगे तो भी चेंज आएगा, इक्वल का साइन नहीं दे सकते हो, और इक्वल का साइन अगर तुमको देना ही है तो तुम्हें यहां माइनस पुट करना होगा ताकि वो ये शो करेगा कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्लियर? चलो ठीक है, तो इसको हम लोग अब रब करते हैं फिर आगे देखते हैं। बच्चों अब वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, एंगल बिटवीन, B/W लिखूं मैं अगर ऐसे तो समझना बिटवीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं बिटवीन। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है ना, तो दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसकी डेफिनेशन क्या है। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो चलो अब देखते हैं क्या डेफिनेशन है। देखो अगर एक वेक्टर ए ऐसे दिया हुआ है, क्लियर, और दूसरा वेक्टर बी यहां पे दिया हुआ है, और तुम्हें कोई बोले ए और बी के बीच में एंगल डिफाइन करने को, तो आप तो बोलोगे कि सर ए इधर दिया हुआ है बी यहां दिया हुआ है, तो एंगल कैसे बनेगा। तो इसका इलाज तो भी मैंने आपको बताया कि अगर स्पेस में कोई वेक्टर कहीं दिया हुआ है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन शिफ्ट करते समय आप ध्यान रखोगे कि शिफ्टिंग उसकी पैरेलल होनी चाहिए, उसके पैरेलल। तो भाई ऐसा है कि बी को शिफ्ट करना है, तो बी को कहां शिफ्ट करें, तो सुनते जाओ मेरी बात। अब इंपॉर्टेंट बात है कि दो वेक्टर के बीच में अगर अपने को एंगल चाहिए तो पहली बात है कि दोनों वेक्टर्स के टेल को, दोनों वेक्टर के टेल को एक पॉइंट पे लेके आओ। मतलब ये इसका टेल है, ये इसका टेल है, इनको एक पॉइंट पे लेके आओ। अब एक पॉइंट पे दो तरीके से ला सकते हो, आइदर आप ए को शिफ्ट करके इसके टेल पे ले जाओ या आप बी को शिफ्ट करके यहां ले आओ। अच्छा, कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि टेल ही क्यों, हेड्स को क्यों नहीं। हेड्स से भी वही आंसर आएगा, मैं भी करके दिखाता हूं, पहले तो जो मैं बोल रहा हूं वो समझो। तो बी को हमने यहां से उठाया और बी को यहां पे आके शिफ्ट कर दिया, ये देखो बी यहां पे आ गया, बी यहां से उठ के यहां पे आ गया। अब देखो दोनों का टेल एक पॉइंट पे आ गया। अब आप देखो यहां पे एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, एक एंगल बना या दो एंगल बना, सोचो सोचो। तो बच्चों दो एंगल बना है भाई। कुछ लोगों को ये अजीब लग रहा होगा बट दिस इज ऑल्सो एंगल, इसको भी एंगल बोल सकते हैं। तो एक एंगल तो बना θ1 और दूसरा एंगल कौन सा बना, θ2। तो इस तरीके से बच्चों ए और बी के बीच में दो एंगल बने, एक θ1 और दूसरा θ2। तो सवाल है इसमें से कौन सा एंगल इन वेक्टर्स के बीच में होगा, तो दोस्तों आंसर है दिस वन। जब दो वेक्टर को उनको टेल से ज्वाइन करते हैं तो दो एंगल का फॉर्मेशन होता है, और दोनों में जो स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल जो कि θ1 होगा, वो जाना जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स के नाम से। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या, अब आपके उस चीज को मैं बता दूं कि टेल्स को ही क्यों ज्वाइन किए। मान लो ये ए है ये बी है, ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल मान लो। तो दोनों के टेल ज्वाइन है, दोनों का हेड भी ज्वाइन करेंगे ना बच्चे, तो ये सेम एंगल थीटा ही बनेगा। कहोगे कैसे, तो एक काम करो, बी को पीछे शिफ्ट कर दो,
कर दिया हमने, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ए को भी पीछे शिफ्ट कर दो, तो ए को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, तो देखो बी को हमने पीछे शिफ्ट कर दिया, ए को भी पीछे शिफ्ट कर दिया। तो अब ये बताओ कि जहां दोनों का टेल मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल तो शिफ्ट कर ही सकते हैं, और तुम जानते हो ज्यामिति से, ज्योमेट्री से, कि जो फ्रंट वाले एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, सेम होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये भी थीटा, ये भी थीटा। आई बात समझ में? तो ये, लेकिन तब भी अब इसलिए इस पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है कि दोनों के टेल्स को कोई क्यों ज्वाइन किए, दोनों के हेड्स को क्यों नहीं किए। बस आपको ये याद रखना होगा कि ऐसा मत कर देना एक के हेड पे टेल तो आपको एंगल नहीं मिलेगा। एंगल तभी मिलेगा आइदर आप टेल्स को ज्वाइन करो और आप हेड्स को ज्वाइन करो, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपका इजिली यूज करने लायक है वो ये कि दोनों के टेल्स को आप ज्वाइन करो। ठीक है ना? तो चलो, ये मैंने ऐसे लिख दिया, आपको, आप समझ गए होंगे इसको। चलो, तो हम लोग यहां पे क्या लिखे, तो जो हमने काम किया वो यहां पे लिख देना है कि इफ वी ज्वाइन टू वेक्टर्स by their tails, then there will be formation of two angles. Between the two angles, the smaller angle will be known as angle between vectors. आई बात समझ में? तो अगर हम दो वेक्टर को ज्वाइन करेंगे उनके टेल्स के द्वारा, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू एंगल, एंड बिटवीन टू एंगल स्मॉलर एंगल विल बी नोन एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जो दोनों में छोटा होगा। अब तुम में से कई लोगों का पूरा फाती दिमाग सोच रहा होगा कि दोनों अगर बराबर हो गए तो भाई ये थीटा 1 और थीटा 2 एक ही शर्त पे बराबर हो सकते हैं कि ये दो वेक्टर 180 पे हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो वेक्टर P इधर है और वेक्टर Q इधर है। अब दोनों का टेल यहां पे ज्वाइन है, तो ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। ये दोनों एंगल सेम ही हो गए, थीटा 1 भी 180 और थीटा 2 भी 180। ऐसा एक बार ही होगा, तो दोनों में से किसी को भी बोल दो, आंसर हो जाएगा 180। क्लियर? तो इस तरीके से दो वेक्टर के बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा वो एंगल जाना जाएगा वेक्टर्स के बीच का एंगल, और अगर इक्वल हो गया 180 180 तो कोई बात ही नहीं है, तब दोनों में से किसी को बोल दो, या फिर सेम डायरेक्शन में तो 0 आंसर होगा। क्लियर है? तो चलो इसको लिख लो, वीडियो पॉज करो, इसको लिखो। बच्चों यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर में एक बात और नोट करने वाली है कि मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं द एंगल बिटवीन टू वेक्टर cannot be greater than 180 डिग्रीज। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। कहोगे कैसे? जैसे देखो, मान लो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी भी इधर ही है, तभी दोनों पैरेलल हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। फिर बी को मिटाओ, अगर तुमने बी को ऐसे बना दिया, मान लो बी अगर ऐसे रहता तो एंगल कितना होता? 90 डिग्री। अगर बी ऐसे होता तो एंगल कितना होता बच्चों? तो एंगल होता आपका
मान लो 120, क्योंकि ये वाला एंगल तो तुम लेते नहीं, क्योंकि इन दोनों में छोटा एंगल कौन है, ऊपर वाला। अगर तुम्हारा ये ऐसे हो जाता, जैसे मान लो बी ऐसे हो जाता, तो क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। अब तुम इसको बी को अगर इधर बनाओगे तो तुम्हें लगेगा कि एंगल और बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर तुम इसको और नीचे बी को कर दोगे तो ये एंगल लेने के बजाय फिर अब ये एंगल काउंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एंगल हम लोग काउंट करते हैं जो स्मॉलर होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 180 होगा, बी को और घुमाओगे तो ऊपर से एंगल लेने के बजाय ये एंगल काउंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि दो वेक्टर के बीच एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है, या इसका एक रेंज बना लेते हैं। रेंज कहने का मतलब कहां से कहां तक, तो सीधी सी बात है, द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन, रेंज मतलब कितनी सीमा तक ये हो सकता है, रेंज बिटवीन, द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स के बीच का जो एंगल का रेंज होगा वो ऐसे लिख दो कि ये थीटा 0 के बराबर, ये इक्वल का साइन है या ग्रेटर, थीटा 0 से बड़ा या बराबर होगा और 180 से छोटा या उसके बराबर होगा। मतलब 0 से 180 के बीच में ही हो सकता है, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलो इसको लिख लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था एंगल के रिगार्डिंग। चलो अब हम लोग यहां पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंगल निकालने वाला, जिससे कि आपको और ये क्लियर होगा। लिख लिया आपने? चलो ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो एंगल के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। क्या पॉइंट होगा भाई? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक वेक्टर है जो a है जो इससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक दूसरा वेक्टर b है ना, और ये इससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप लोग सॉल्व भी करोगे इसको अपने से भी। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का एंगल कैलकुलेट करो। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो बच्चों। कर लिया आपने ट्राई? चलो देखते हैं आंसर। ये क्वेश्चन था अपना, आंसर देखते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। क्या करना होगा? पहले तो ये समझो कि ये दोनों का टेल दो अलग अलग जगह है, तो आप इसको पैरेलल शिफ्ट करके इनको एक जगह पहुंचाओ। तो मान लो ए को हमने यहां शिफ्ट किया, दिस इज ए, ऑलमोस्ट लेंथ वही समझ मान के चलना। फिर बी को हमने यहां शिफ्ट कर दिया। अब देखो ए और बी यहां हमने शिफ्ट कर लिया। अब ये एंगल अगर 30 है तो बच्चों इसके पैरेलल ही इसको शिफ्ट किया, तो ये भी तो आपका 30 ही होगा। और अगर ये 30 है तो दिस मस्ट बी 60 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री। कैसे? तो ये टोटल 90 है, उसमें ये 30 हो गया, तो ये 60 हुआ कि नहीं हुआ? और ये देखो ये 45 है, तो बच्चों ये भी आपका 45 डिग्रीज होगा। तो अगर ये 45 है तो ऑटोमेटिकली दिस इज ऑल्सो 45। तो अल्टीमेटली यू कैन सी, क्योंकि टोटल ये 90 है तो ये 60 हो गया, ये 45 हो गया,
तो अब आप बताओ कि ये टोटल एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में। तो बहुत सिंपल है बच्चे, 60 और 45 को ऐड कर दो, तो ये आपका ए और बी के बीच बनने वाला स्मॉलर एंगल होगा। तो आंसर हो गया आपका 160 45 105 डिग्रीज। क्लियर है? तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको वेक्टर्स को बस शिफ्ट करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में ये एंगल जो है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में एंगल निकालो। सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व आपने? चलो ठीक है, देखते हैं। वीडियो पॉज करके 2 मिनट ट्राई करना, तब आगे वीडियो देखा करो। अब देखो, जल्दीबाजी में कोई बच्चा 120 बोलेगा सर अच्छा है, एंगल तो बना हुआ, फिर पूछ रहा क्या है। बच्चे एक बात गौर करो कि यहां पे क्या ज्वाइन किया हुआ है, इसका हेड है, इसका टेल है। जबकि हमें रूल क्या कहता है हमें कि दोनों के टेल्स एक पॉइंट पे होने चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, एक का हेड दूसरे का टेल। तो ये इस तरीके से 120 हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा। क्या आंसर होगा, तो अभी हम लोग देखते हैं। चलो इसको रब किया हमने। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो आप ए रहने दो, ए को ऐसे ही बना दो। बी को क्या करो, उसके पैरेलल शिफ्ट कर दो। मैं ए को क्यों बना दिया, मैं ए को बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप ना बी को पैरेलल शिफ्ट करो। तो बी को अगर आपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, क्या पैरेलल लग रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया भाई, तो सीधा करना ना बिल्कुल। तो ये हो गया आपका बी। अब देखो ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब इस बी को हमने यहां पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये ए आपका है, ये बी है, और दोनों का टेल यहां पे ज्वाइन है। तो टेल ज्वाइन है, तो ये वाला एंगल जो होगा यही हमारा आंसर होगा। तो अब ये एंगल कितना होगा सोचो। तो बहुत सिंपल है बच्चे कि ये टोटल एंगल इस लाइन पे 180 का बन रहा है। ये बी का अगर पूरा एक लाइन कंसीडर करें तो ये 180 है, और इस 180 में ये 120 इधर हो गया, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा, 60 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो हुआ ए एंड बी का वो क्या हो गया, 60 डिग्री। समझ गए ना? तो इस तरीके से जल्दीबाजी नहीं करनी है कि मान लो ज्वाइन हो गया, इसका हेड इसका टेल, तो वो आंसर कर देना है। अपने को देख लेना है कि दोनों के टेल्स एक पॉइंट पे ज्वाइन है या नहीं है। क्लियर है? बहुत सिंपल है दोस्त। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट इसको मिटा देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब देखते हैं। वो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप चाहे तो उसको भी एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मान लो एक सर्कल दिया हमने ऐसे, ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। चलो बढ़िया, सर्कल तो बना नहीं, लेकिन काम चला सकते हैं हम लोग इस पे। ये सर्कल पे ये पॉइंट है और इसके टेंजेंट के लॉन्ग एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ये वेक्टर हमने ए ड्रॉ कर दिया टेंजेंट के अलॉन्ग। और यहां पे एक दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया बी। ठीक है,
तो एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया ए और दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया बी। हमें एंगल फाइंड आउट करना है किससे किसके बीच में, ए और बी के बीच में। एंड ये एंगल दिया हुआ है आपको 120 डिग्री। पहले समझो बात को, ये इस सर्कल का रेडियस है और ये ड्रॉ किया हुआ है टेंजेंट के लॉन्ग। ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी ड्रॉ किया हुआ है टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो, सर्कल के ऊपर जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट। तो हमको यहां पे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल आपको पूछ रहा है। ठीक है, इसको आपने लिख लिया तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। 2 मिनट्स का टाइम लो, सॉल्व करो। चलो ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहली बात, कुछ भी करना है दोनों वेक्टर के टेल्स को एक पॉइंट पे लाना है, ठीक है ना। तो देखो, एक पहली बात ये समझो कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है बच्चे, ये एंगल, ये 90 डिग्री होगा। और ये बात यहां भी होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होगा। क्लियर। अब एक काम करो कि आप ए को शिफ्ट करके यहां पे लेके आओ। तो ए को अगर हम लोग वहां पे शिफ्ट करते हैं, ये ए हो गया। अब ये ए यहां पे अगर शिफ्ट हो गया तो ये एंगल हो गया आपका कितना, 90 डिग्री। ये एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, ये टोटल कितना है, 120। ये टोटल है 120 और यहां तक है 90। तो ऑटोमेटिकली देखो, ये है 120 और ये है 90, तो ये एंगल आपका होगा 30 डिग्री, होगा ना। और बी को भी शिफ्ट करके, पैरेलल शिफ्ट करके यहां आओ। तो बच्चे जब बी यहां आ जाएगा, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ये देखो बी आ गया। अब तुम देखो, गौर करना कि ये ए का टेल है, ये बी का टेल है, टेल यहां ज्वाइन है। और टोटल एंगल जो बन रहा है, टोटल एंगल आपका ये 100 बन रहा है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। ये 90 कैसे हुआ, तो भाई ऐसा है कि टेंजेंट पे ये रेडियस का काम करेगा। तो दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का जो टोटल एंगल हो गया, ये जो टोटल एंगल हो गया, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। सो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 120 डिग्रीज। तो इस तरीके से बच्चों ए और बी के बीच का एंगल जो हो गया 120 डिग्रीज। तो आप देखो कैसे कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको अगर कहीं भी किसी एंगल में कहीं दिक्कत हो तो वापस रीप्ले करके फिर से आप सुन लेना उसको, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गया। चलो लिख लो इसको। कुछ और बात करते हैं हम लोग। अब यहां कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूं। लिख लिया आपने? वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिखो। ठीक, चलो अब इसको हम लोग रब कर देते हैं। तो कुछ पॉइंट और अपने को यहां पे समझना है, कुछ लिखना है, उसको देखते हैं। डायरेक्शन से रिलेटेड देखो, कुछ टर्म्स हम लोग यूज करेंगे यहां पे। जैसे एक टर्म यूज करेंगे टूवर्ड्स, है ना। तो टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, हिंदी में लिखें तो की ओर, है ना। जैसे हमने लिखा टूवर्ड्स साउथ,
टूवर्ड्स साउथ, मतलब क्या हुआ, साउथ की ओर, साउथ की ओर, है ना, साउथ की ओर। तो टूवर्ड्स वर्ड्स का मतलब समझना, बार बार हम लोग लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टूवर्ड्स साउथ के जगह लिख सकते हैं ड्यू साउथ। अगर ये ड्यू वर्ड लिखें डी यू, तो इसका भी मतलब हो गया साउथ की ओर। क्लियर है? अगर हम लोग ऐसे लिखें फ्रॉम साउथ, तो फ्रॉम साउथ का मतलब हो गया साउथ से। जैसे देखो, मैं बोलूंगा कि अगर एक कार इज कमिंग फ्रॉम साउथ, कार साउथ से आ रही है, तो कार जा किधर रही है, नॉर्थ की ओर। तो ये ध्यान देना कि फ्रॉम और इसमें अंतर है। तो फ्रॉम साउथ जो है वो हो गया अल्टीमेटली, फ्रॉम साउथ को हम लोग लिख सकते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ। अब कंफ्यूज मत कर जाना बच्चे, फ्रॉम साउथ का मतलब हो गया साउथ से, तो साउथ से आ रहा है कोई वेक्टर, तो जा किधर रहा है, नॉर्थ की ओर। तो फ्रॉम साउथ इक्विवेलेंट किसके हो गया, टूवर्ड्स नॉर्थ के। ठीक है ना? और अगर टूवर्ड्स साउथ है तब तो साउथ की ओर। तो ये डायरेक्शन में। फिर एक लिखेंगे हम लोग अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब तुम जानते हो, क्या हो गया, ऊपर, ऊपर की ओर हो गया अपवर्ड। फिर एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग डाउनवर्ड। क्या यूज करेंगे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, नीचे, नीचे। ठीक है ना? हिंदी में देखो, जो देख लेना, मैंने लिख दिया है डाउनवर्ड, नीचे। अच्छा, एक और होता है आउटवर्ड। आउटवर्ड और इनवर्ड। कहोगे ये दो कौन सा डायरेक्शन हुआ भाई, आउटवर्ड और इनवर्ड? देखो, जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड से अगर तुम लोग के तरफ आया, तुम्हारी तरफ आया, तो बाहर की ओर आया, ऐसे, है ना, तुम्हारी तरफ। जैसे तुम बुक देख रहे हो, तो बुक से तुम्हारी ओर, जब तुम्हारी ओर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटवर्ड, है ना, बाहर की ओर। तो आउटवर्ड को हम लोग यहां ये सिंबल देते हैं। तो ये सिंबल क्यों देंगे भाई, तो कोई चीज अगर तुम्हारे तरफ आएगी, तुम्हारी तरफ आएगी, तो अगर मान लो कोई एरो तुम्हारी तरफ आ रही है, तो एरो का क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया इसके लिए, आउटवर्ड, तुम्हारी तरफ। और अगर वो तुमसे दूर जा रहा है, जैसे मान लो एक एरो दूर जा रहा है, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, क्रॉस। डॉट हो गया तुम्हारे तरफ, और ऐसा क्रॉस बनाने का मतलब हो गया अंदर की ओर। कोई क्रॉस आपने क्यों बनाया, तो देखो, पुराने जमाने में या कभी अभी भी जो एरो होता है, एरो के पीछे फेदर्स लगे होते हैं, पंख लगा होता है। तो पंख को पीछे से देखोगे तो क्रॉस दिखेगा। तो तुम्हारी ओर आउटवर्ड, अंदर गया इनवर्ड। ओके? इसके अलावा एक और भी अच्छा चीज है इसमें, देखो बहुत इसमें ये कॉन्सेप्ट, मान लो कि ये ईस्ट है ना, ये आपका वेस्ट है, सॉरी वेस्ट इधर होगा, नीचे में हम लोग साउथ मान लेते हैं, और ऊपर में मान लेते हैं नॉर्थ। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ऐसे डायरेक्शन मान लिए। तो इनके ठीक बीच वाला डायरेक्शन, जो इधर से ही 45, इधर से ही 45, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, एनी, नॉर्थ ईस्ट। ये 45 का एंगल होगा एकदम से। ठीक इस तरीके से ही जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्थ वेस्ट। अब ये भी दोनों से 45 का एंगल बना रहा होगा। इस तरीके से वेस्ट और साउथ के बीच में भी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्लियर है? इस तरीके से ही साउथ और ईस्ट के बीच में भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से बच्चों ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इन सब चीज का और इतने डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे।
अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताता हूं तुम्हें। बच्चों कुछ एंगल और होता है, और वो देखो क्या होता है। मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि वेक्टर A is directed along 30 degree north of east। अब देखो, अब ये तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि अब क्या करें भाई, ऐसा एंगल लिखा हुआ है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये बना दो ईस्ट, ये बना दो नॉर्थ। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको अगर ऐसे हिंदी में मीनिंग निकालें तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हो गया ईस्ट का 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो आपको ये ना बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो बाद में लिखा हुआ है उससे एंगल बनवा दो। तो बाद में कौन लिखा हुआ है, ईस्ट, और पहले कौन है, नॉर्थ। तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर, तो सीधी सी बात है ये एंगल बन गया, ये वेक्टर ए हो गया आपका, और ये एंगल क्या हो गया 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60। तो अगर हम इसी एंगल को नॉर्थ एक और तरीके से भी बोल सकते हैं कि 60 डिग्री, देखो कैसे बोलेंगे, इसी को हम लोग चाहें तो ये भी बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्थ से 60 डिग्री, तो भैया नॉर्थ से 60 डिग्री तो ये हो ही जाएगा। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज इक्विवेलेंट, समतुल्य है, बराबर है किसके, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ के। एक और कर लेते हैं, इससे कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगा। मान लो वेक्टर बी जो है ये 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। ये बी जो एंगल बना रहा है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, वेस्ट ऑफ साउथ से। तो क्या करोगे, नो कंफ्यूजन, सीधा लिख लिया हमने ये आपका नॉर्थ वेस्ट साउथ, बाद में कौन है साउथ, तो वेस्ट ऑफ साउथ। तो सीधी बात है जो बाद में है उससे एंगल बनवा लो। तो बी का एंगल आपका ऐसे बन गया, और ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री। तो ये डायरेक्शन और एंगल को लेके मैंने कुछ चीज आपको यहां बताया जो बहुत काम का है। क्लियर है? तो चलो आज की पढ़ाई यही खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पे हम लोग कुछ टाइम, आधा टाइम लगेगा, और बाकी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे वेक्टर का एडिशन। तो बच्चों नोट्स बनाते रहो और लगातार टच में रहो और रिवाइज करते रहो। क्लियर है ना? वीडियो को आने के 1 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर देख लेना है, छोड़ो मत कि हम बाद में देखेंगे, ऐसा मत करो। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तब तक आप पढ़ाई कीजिएगा।